झारखंड के सीएम की अरेस्ट के बाद अब अगला नंबर किस ऑपोजिशन स्टेट के सीएम का है? क्या ईडी की रेड ये सिर्फ पॉलिटिकल अपोनेंट्स को डराने के लिए एक टूल करके यूज की जा रही है? हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए लाए हैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन को, जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक्स इन इंडिया वाज बैंड बाय द आरबीआई रिसेंटली? आपके ऑप्शंस है ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सी फिनो पेमेंट्स बैंक या फिर डी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं, जो है इस देश में हो रही एक ऐसी रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में जिसने देश के ऑपोजिशन लीडर्स के कैंप में एक हलचल सी मचा के रख दी है। हुआ यूं है कि झारखंड स्टेट के जो सीएम है मिस्टर हेमंत सोरेन, उनके यहाँ रिसेंटली ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रेड की और ये रेड्स उनके दिल्ली में सिचुएटेड रेसिडेंस पर की गई। और उसके बाद ऐसी कई न्यूज रिपोर्ट्स आई कि वो अगले कुछ घंटों के लिए अनट्रेसेबल थे, जिसके बाद ईडी ने उनके घर से 36 लाख रुपए कैश में, 2 लग्जरी कार्स और कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिया है। और उसके बाद जब मिस्टर सोरेन फाइनली ईडी के सामने अपीयर हुए, तब उनको एक्चुअली 6 घंटे की इंटेंस इंटरोगेशन के बाद अरेस्ट कर लिया गया उनके रांची वाले रेसिडेंस से। ये सब जो एक्शन ईडी के द्वारा लिया गया है, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो लैंड से रिलेटेड एक बड़ा स्कैम झारखंड में निकल कर आ रहा है, उसमें मिस्टर सोरेन का इन्वॉल्वमेंट है ऐसा बताता है। सो बेसिकली ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जब किसी सिटिंग सीएम को ईडी ने अरेस्ट किया है। अब तक की हिस्ट्री में मिस्टर हेमंत सोरेन ये झारखंड के तीसरे ऐसे सीएम हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। पर आखिर क्या है ईडी और क्या है इसके एक्चुअल पावर्स एंड वर्किंग, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो एक्चुअली ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1956 में एज एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से बनाया गया था। अंडर विच मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री। नहीं, रॉन्ग। ईडी डज नॉट कम अंडर होम मिनिस्ट्री बट इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, स्टार्टिंग में जब ईडी फॉर्म हुई तब उसको अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर रखा गया, पर फिर बाद में उसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में शिफ्ट कर दिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ईडी जो है मेनली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के साथ फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के अंडर कार्रवाई करती है। ईडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ और दिल्ली ऐसे इसके रीजनल ऑफिसेस है। ईडी के ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट मैनर में की जाती है, एज इन ईडी का स्टाफ मोस्टली सर्विंग आईआरएस ऑफिसर्स में से डिराइव किया जाता है और साथ ही आईपीएस एंड आईएएस इन सर्विसेज में से भी कुछ ऑफिसर्स को लिया जाता है। पर्टिकुलरली जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इन डिपार्टमेंट में से लिए हुए ऑफिसर्स ईडी के स्टाफ का एक कोर हिस्सा होते हैं। ईडी के पास खुद से यानी सू मोटो एक्शन लेने का कोई प्रोविजन या पावर नहीं है, एज इन ईडी सिर्फ किसी इंफॉर्मेशन या किसी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन पर सिर्फ शक के बेसिस पर एक्शन नहीं ले सकती। इसके लिए उस इंडिविजुअल या एंटिटी पर एफआईआर लॉन्च्ड होनी चाहिए देश के किसी न किसी पुलिस स्टेशन में, और वो मैटर आइदर पीएमएलए, फेमा या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के एम्बिट में आए, ऐसा होना जरूरी है। लेकिन ईडी ने लॉन्च किए हुए केसेस की अगर तादाद हम देखें तो लास्ट कुछ ईयर्स में ईडी को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किया जा रहा है रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा क्रिटिसिज्म ऑलमोस्ट देश की हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया है और उनका मानना है कि ऑपोजिशन पार्टीज की जिन स्टेट्स में सत्ता है वहां पर गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पॉलिटिकली अपने ऑपोजिशन को कमजोर करने के लिए ईडी का यूज किया जाता है फ्रॉम दी ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पर अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट और अब जन स्वराज पार्टी के फाउंडर मिस्टर प्रशांत किशोर की माने तो ईडी का यूज हर पॉलिटिकल पार्टी अपने रूलिंग के टाइम पर ऑपोजिशन के अगेंस्ट किया करती है, वो चाहे फिर इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस गवर्नमेंट हो या फिर नरेंद्र मोदी जी लेड एनडीए गवर्नमेंट। अगर ईडी ने लास्ट 9 सालों में लॉन्च्ड केसेस और उसका कन्विक्शन रेट देखे तो कुछ केओस देखने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट के नंबर्स और अपोजिशन पार्टीज के डेटा का एक टोटल मिसमैच यहाँ पर निकल कर आता है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिस्टर पंकज चौधरी, उन्होंने अपने रिटन रिस्पॉन्स में ये पार्लियामेंट को बताया कि ईडी ने लास्ट 9 सालों में टोटल 31 पीएमएलए केसेस में ट्रायल्स कंप्लीट हुए हैं और जिसमें टोटल 54 अक्यूज्ड को सजा सुनाई गई है अंडर 29 डिफरेंट केसेस, जो कि ईडी के कन्विक्शन रेट को ऑलमोस्ट 93% का होने का दावा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर द वायर के एक पब्लिश्ड आर्टिकल के अनुसार 2005 से, मतलब जब से पीएमएलए एक्ट आया उस टाइम के अराउंड, तब से लेके अगर 2023 तक का डेटा देखे, ईडी ने 5906 केसेस जो है वो लॉन्च किए हैं, जिसमें से केवल 1142 यानी 1142 केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ और चार्जशीट फाइल हुई है और एक्चुअल सजा तो सिर्फ 25 केसेस में हुई है।
जो कि 0.42% का कन्विक्शन रेट बताता है, ऐसा ये आर्टिकल का कहना है। और अगर दूसरी ओर ईडी की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यानी कि जो कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन में स्टाफ यूज होता है, उसका नंबर ये सीबीआई के नंबर से 1/3 है। मतलब इतने कम स्टाफ के साथ भी इन्वेस्टिगेशन में इतनी स्फूर्ति तो भाई साहब लाजवाब मानी जाएगी। और अगर पॉलिटिकल बायस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जितने केसेस ईडी ने रजिस्टर किए हैं पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली पॉलिटिशियंस पर, उनमें अपोजिशन के लीडर्स पर चलने वाले केसेस का प्रोपोर्शन है 85% का। जी हाँ, तो ऐसा है भैया ओवरऑल ये ईडी के अराउंड होते रहने वाला बवाल। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस एग्जाम में ये इशू बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि जो रिसेंट टाइम्स में इश्यूज काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल सर्कल में घूमते रहते हैं, उनमें से ईडी एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखती है। तो इसीलिए इस इन्फॉर्मेशन को जान लेना और अच्छा खासा इसके ऊपर आर्टिकल प्रिपेयर करके रखना, ये आपके लिए मेंस एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देने का वक्त आ गया है। तो आंसर है बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जी हाँ फ्रेंड्स, रिसेंटली काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया है। और इससे आपकी लाइफ पर भी क्या इफेक्ट होने वाला है ये भी जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। पर कैसे, इसे जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हैं, जहां आपको इस इशू की पूरी बारीक बारीक डिटेल्स पता चल जाएगी, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में। तो देर किस बात की, काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक आवर YouTube चैनल नेम्ड सरल यूपीएससी। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है। क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है, उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।